किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। प्रीतम भाई जी देखो, किसान जो भाई हमारे, उनका जो काम धंधा है वो खेती बाड़ी से जुड़ा है। और अपने हरियाणा क्षेत्र में तो लगभग 80% लोग जो है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हैं चाहे वो परोक्ष रूप से हैं, वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं जी। और खेती बाड़ी में जो सबसे मूलभूत जो चीज़ है वो है माटी, हमारी खेत। और जो खेत है, जो माटी है, उसकी समस्या, क्योंकि जो खेती बाड़ी में जो मिट्टी है उसकी समस्या है और उनकी समस्याओं का समाधान, इसी विषय पर करेंगे आज बातचीत। हाँ, तो जो हमारी कृषि लायक धरती है भाई, उसमें क्या समस्या है और समाधान के है, या बात विनोद भाई और हम आप खातर लेकर आए हैं और भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये, अब भाई बात यह है कि जिसमें ऊन लग रही है पैदावार, वह होनी चाहिए बढ़िया। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व उसी के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से ज़्यादातर पौधा लेता है। वैसे ही बढ़वार होगी और वैसा ही उत्पादन होगा। फिर मंडी के हैं भाई भाव, तो तभी किसान ये कहता है कि भाई खेत में तो होनी चाहिए अच्छी। बिल्कुल है प्रीतम भाई जी। और जब जिक्र कर रहे हैं कि मिट्टी की समस्या, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी समस्या प्रीतम भाई देखी गई है, वो है मिट्टी में जो है भूमि का जो चोवा है वो कई बार ऊपर आ जाए। और खासकर जो अपने हरियाणा प्रदेश में यह समस्या ज़्यादा है, क्योंकि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति सी है। कुछ इलाकों में ये समस्या, जिस तरह शिवालिक की जो पहाड़ी हैं, उधर फिर दक्षिण पश्चिम में अपना अरावली की पहाड़ी हैं, तो इनके बीच में जो अपना लगभग हरियाणा का काफ़ी जिस तरह हिसार है, रोहतक है, तो इसका एक दूरी है बीच में, जो सिरसा रोहतक के बीच में एक प्लेट की तरह कह सके हैं। उसने उस प्लेट में बरसात का जब भी मौसम आवा है, उसमें मोटा मोटी अनुमान ये है भाई कि 17 लाख हेक्टेयर भूमि में चोवा ऊपर आने की समस्या है। बिल्कुल प्रीतम भाई। पानी भी खारा है इन क्षेत्रों में, और जल निकास का भी प्रबंध ठीक नहीं है। खारे पानी में भी कई नाल की समस्या है फिर भाई। जी। और प्रीतम भाई, इसके अलावा जो अधिकतर खेती है वो, उसमें इनकी जल प्रबंधन ठीक ना होने के कारण जो है किसान भाई अपनी उपज जो है वो पूरी नहीं ले पाते। इसके अलावा जो मध्य और दक्षिण पश्चिम हरियाणा है, जिस तरह रोहतक, सोनीपत है, झज्जर है, हिसार भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन इलाके में जो पिछले 25 साल में जो भूमिगत जल है वो लगातार ऊपर आने लग रहा है, जिसके कारण किसान भाई जो है सेम की समस्या है और साथ साथ जो नमी की जो समस्या है उसका सामना कर रहे हैं। और लगभग 10% क्षेत्र में तो चोवा 3 मीटर या इसके ऊपर आ गया है, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें सेम और रे की समस्या ज़्यादा हो गई है जी। और अपने जो किसान, जो अपने वैज्ञानिक हैं, कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं, वो इसके अलावा जो केंद्रीय भू लवणता अनुसंधान केंद्र है और दूसरे जो किसान भाई भी हैं जो इसमें मिलकर काम कर रहे हैं कि सेम और रे वाली जो ज़मीन है उसमें किस तरह जो है उसमें हम नियंत्रण कर सकें। और उसका तरह एक तकनीक भी लेके आई है सरकार, वो है सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। और ये सिस्टम लगभग जो है 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है लगभग काम कर भी रहा है। इसमें जैसे कैथल है और कलायत है, गोहाना है, ये सारे जो है क्षेत्र इसमें कवर करे गए हैं। और इसके अलावा प्रीतम भाई जो 47,000 हेक्टेयर इलाका है उसमें काम आगे जारी भी है। लेकिन विनोद भाई, जिन भी इलाकों में चोबा ऊपर आ रहा है जी, वहाँ पे खारे पानी की जो समस्या है
वो नहर के पानी के साथ खेती करके ठीक करी जा सके बिल्कुल हैं। बिल्कुल प्रीतम भाई। इसके लिए भी प्रयास हैं भाई, और ना केवल नहर के पानी की, नदियों के पानी को भी सरकार ये चाहती है कि भाई कड़ी तो जो है बाढ़ आ रही है, जी कड़ी सूखा पड़ रहा है, अगर कोई इंतजाम ऐसा हो जाए, हाँ पानी जो है आपस में जुड़ जाए, तो भाई ठीक ठाक पानी खेती में उपलब्ध हो सकेगा। हाँ, जो खारा पानी और मीठा पानी है वो मिलाकर जो है खेती बढ़िया करी जा सके। और भाई देखो, ये जो आया है पानी के लिए पाइपलाइन जो दबाई है, हाँ। बड़ा बढ़िया है। बिल्कुल भाई। खाले करने से जो है, सफाई करने से, उनको पक्का करना, कई नाल की समस्या थी खालों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ये भी ठीक हुआ है। अच्छा, ये तो बात आपने कह दी कि पानी ऊपर चले जा, घना इलाका ऐसा है कि धरती का पानी नीचे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम भाई, खासकर जो अपना करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, पानीपत का जो इलाका है, इसमें पानी की गुणवत्ता तो बढ़िया है, लेकिन पानी जो है वो तेजी से नीचे जाने लग रहा है, क्योंकि किसान भाई गेहूं और धान की फसल का जो चक्कर है वो लगातार अपना रहे हैं, जिससे पानी का दोहन, यानी कि पानी जो निकाला जा रहा है जमीन, तो वो ज़्यादा निकलने लग रहा है। भाई फसल तो पानी से ही होगी, लेकिन ये फसलें ऐसी हैं, हाँ, जो पानी, गन्ना भी इसमें ही है, बिल्कुल, जो ज़्यादा पानी, जो खूब पानी पीवे है जी, जिस तरह चोहा जो है नीचे जाने लग रहा है, और किसान भाई जो है वो ट्यूबवेल और गहरे गहरे लगाने जाने लग रहे हैं, जिस तरह पानी का जो इलाका वो नीचे और जाने लग रहा है। और इस यही समस्या महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले जो है उनमें भी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वहाँ पे भी नहरी पानी जो है वो कम है, ट्यूबवेल ज़्यादा लगा रहे हैं किसान भाई, जिससे वहाँ पे भी जो है पानी का दोहन ज़मीन तक ज़्यादा होने लग रहा है जी। और जो राजस्थान तान वाली जो साहिबी नदी है, वो भी जो है कई जगह छोटे छोटे जो बंद बनाने की वजह से जो है उसका पानी लगभग हरियाणा में ना के बराबर आया हुआ है। उससे भी जो है किसान भाई ज़्यादातर जो है ज़मीन का जो पानी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो है ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो नीचे गिरता जाने लग रहा है। और इन क्षेत्रों में एक समस्या तो निपटन खातर जो है वर्षा का जो फालतू पानी है उसने भी जो है जगह जगह बंद बनाकर जो है रोका जाना चाहिए भी, और रोका भी जाने लग रहा है, ताकि ये पानी जो है जो चोवा है उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और उत्तर पूर्वी अपने हरियाणा में इस समस्या के निदान पाने खातर जो है धान की काश्त जो है वो घटाकर जो दूसरी किस्म है जो कम पानी पीवा है वो भी हम फसल चक्कर में इस्तेमाल कर सकें हैं, ताकि जो पानी की जो लागत है वह कम करी जा सके। और प्रीतम भाई, इसके अलावा जो है काफ़ी जो आधी मिट्टी ज़मीन ऐसी है जिसमें जिप्सम डालकर जो है वैज्ञानिक नई नई तकनीक अपना रहे हैं, ताकि जो रे वाली जो मिट्टी है उसने हम ठीक कर सकें। हाँ भाई, ये तो बात करी आपने जहाँ चोवा नीचे जा रहा है, और भाई मिट्टी का क्षारण भी हो रहा है, यानी तेज वायु के साथ मिट्टी का जड़ जाना, टिब्बे बनना, बाढ़ या तेज बारिश से भूमि का कटाव होना। ये बाढ़ और तेज बारिश वाला खासकर यमुना के इलाके में खूब है। बिल्कुल भाई। इस तेज जमीन की ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो बार बार खराब होती है जी। तो भाई कदे रेत आ जाएगा उसमें, कदे कुछ और चीज़ आ जाएंगी। इसमें ये भी एक हमारी मिट्टी की समस्या है। नहरों से, ट्यूबवेलों से फवारा टपका सिंचाई ये भी प्रचलन में आई हैं, कुछ नियंत्रित यह समस्या हुई भी है। तो लेकिन नियंत्रित किस तरह करा प्रीतम भाई? भाई इसमें जो है, एक तो देखो अब पेड़ खेत में नहीं रहे जी। जहाँ ऐसे इलाके हैं अगर संभव हैं तो किसान भाई पेड़ लगा सकते हैं। बिल्कुल भाई। उससे यह समस्या थोड़ी रुक सके है। वर्षा से जो भूमि का कटाव है उसमें वाटर शेड का कई तरीके कई जगह काम हुआ है उस पर भी, और पंचकुला और अम्बाड़ा जिलों में कांडी प्रोजेक्ट जो था वो भी इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, जिस तरह मृदा संरक्षण है वो कम करा जा सके। और प्रीतम भाई, इसके अलावा और एक समस्या है खारा पानी का प्रयोग जी। खासकर जो मध्य और दक्षिण अपना पश्चिम हरियाणा है उसके कई जिलों में तो लगभग 60 से 80% जो भूमिगत जल है वो खारा है, और इसके लगातार प्रयोग करने से जो फसल उत्पादन है और जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उस पर भी इसका बुरा असर देखा जाने लग रहा है, जिससे किसान भाई की जो उपज है वो भी घटने लग रही है। इस विषय में जो है अपने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनने भी भूमिगत जल का जो गुणवत्ता है, जलवायु है, मिट्टी है, उसकी किस्म के आधार पर जो है फसलों का चुनाव करने की जो है सिफारिश करी है कि वो किस्में चुने किसान भाई जो इस तरह की जो है खारे पानी में और इस मिट्टी में जो है भरपूर पैदावार किसान भाई ने दे सकें। और भूमिगत खारे पानी का लगभग 35% जो है वो तेलिया पानी है, जिसमें जिप्सम डालकर जो है उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सका है। और साथ में हरियाणा सरकार भी इसके लिए जो है जिप्सम खरीद पर लगभग काफ़ी अनुदान भी दे रही है, ताकि किसान भाई जो है ज़्यादा जिप्सम जो है अपने खेत में डाल सकें। और प्रीतम भाई, इसके अलावा कृषि रसायन जो है उनका भी अंधाधुंध किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति वो कम होने लग रही है। खास करके पिछले लगभग 20-30 सालों के अंदर जो है
कीटनाशक है, कवकनाशक है, खरपतवार नाशक दवाई हैं, इनका प्रयोग ज़्यादा बढ़ा भाई है। कल वो डॉक्टर साहब आ रहे थे स्टूडियो में, वो न्यू कह रहे थे कि बीमारी आने पहले ही हाँ, उसके साथ कीटनाशक डालना डालना है। शुरू करते हैं। और भाई यूरिया जितना नहीं चाहिए, घना यूरिया पड़ोसी ने देख के, दुकान वाले ने बता दिया, इस डालते नुकसान कर रहे हैं उससे। बिल्कुल जी, खर्चा भी कर रहे हैं और नुकसान भी। हाँ, उसकी मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है, फसल पे भी नुकसान हो रहा है। यानी कि जब भी कोई भी दवाई डालनी है तो पहला वैज्ञानिकों की सलाह जरूर लें भाई बेरही है, या तो अपनी मिट्टी की जांच करा लो जी। भाई इस फसल ने कितना चाहिए। चाहिए। ठीक है, वो यूरिया मार के भी काली काली सी होगी फसल, हरी होगी, वो नहीं, उसको जितनी जरूरत है किसान उस भाई हिसाब उतना ही से डाले। उतना ही डालें भाई। जी। और खासकर जो कपास में जो कीटनाशक है और गेहूं में जो खरपतवार नाशक है, उनका भी जो है ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो कीटनाशक दवाई है, ये मिट्टी में ज़्यादा अवशोषित हो जाए हैं और अवशोषित होकर जो है मिट्टी की जो संरचना है उसने खराब कर है। साथ में जो समन्वित कीट हैं और खरपतवार नियंत्रण है, उसके प्रबंधन पे भी जो है अगर बल देवें तो इन दवाइयों का प्रयोग जो है कम से कम किया जा सकता भाई मित्र कीटों को भी नुकसान करे हैं, और जो हमारी फसल है, जो चावल है हमारा, उसकी गुणवत्ता को भी कीटनाशक खराब करे हैं। जी। और इसके अलावा प्रीतम भाई जो उर्वरक का असंतुलित प्रयोग, जो आप बता भी रहे थे कि किसान भाई जो है उर्वरक का असंतुलित प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर करावें और मिट्टी की जांच करवा के जो है उसके बाद जो है उसमें उस हिसाब से जो है उसमें पोषक तत्व डालें। भाई जो अगर न्यू कहे ना विनोद भाई जी भाई, जब हरियाणा बनया तो एक हिस्सा अगर आप उस वक्त नाइट्रोजन का मान ले, और तो उसके एवज में 3 हिस्से तो थी नाइट्रोजन, और एक हिस्सा जमीन में फास्फोरस का होता था। जी। लेकिन अब ये कई गुना हो चुका है ना, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि अनुपात बिगड़ता जा रहा है। मतलब उसकी बजाय दुगुना होने की बजाय 3.5 गुणे तक नाइट्रोजन पहुंच गई फास्फोरस की तुलना में। जी जी। और जिस तरह प्रीतम भाई जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनका भी असंतुलन हो रहा है, जैविक कार्बन जो है उसमें भी कमी आ रही है, और ज़मीन की जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक हालत है वो भी खराब होने जाने लग रही है। और मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनका संतुलन बनाए रखने खातिर किसान भाई ने जो है वो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर जो है जोर देना पड़ेगा। और जिसके संतुलित उर्वरक का प्रयोग के साथ साथ गोबर की जो गली सड़ी खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, जैविक खाद है और फसल चक्कर है, साथ में जो दलहनी फसल है उनको भी ज़्यादा स्थान देकर किसान भाई जो है ये उर्वरक के ऊपर जो निर्भरता है उसने कम कर सका है। जी। और प्रीतम भाई इसके अलावा जो है सीवर और कारखाने तक निकलने वाला जो गंदा पानी है वो भी जो है हमारी मिट्टी पर बुरा असर डाल रहा है। कई बार देखा गया कि जो कुछ किसान भाई जो है वो फसल सब्जी उगाए हैं और सब्जी वो सारा जो है शहर का जो गंदा नाले का पानी है उसमें वो तैयार कर रहे हैं। और ख़ासकर जो अपने हरियाणा में रोज़ लगभग 1630 लाख लीटर जो है कच्चा सीवर का पानी निकला है, जिसमें से लगभग 226 हेक्टेयर जो मिट्टी है, ज़मीन है, उसकी हम इस पर सिंचाई भी कर रहे हैं। और इस पानी में पोषक तत्वों के अलावा जो है विषैले पदार्थ हैं, विषैले तत्व हैं, जो कि मिट्टी की जो लवण है उसमें उनकी मात्रा अधिक होने के कारण जो है वो फसल है, पशु है, मनुष्य है, सबके स्वास्थ्य ने नुकसान पहुँचाए हैं। तो सीवर और कारखाने से निकलने वाला जो पानी है उसने पहले तो अच्छे तरह उसका जो है उपचार कर लें, और उसके बाद जो है उसने उपचार यंत्र से निकाल कर उस माध्यम से उसकी फिर पानी खेता में देवें। हाँ विनोद भाई जी, यह बात तो भाई समझ गए। और इब रागनी की बात देख रहे हैं ये। बिल्कुल प्रीतम जी। भाई। तो सुनाओ। जी। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए।
लगी सप्तऋषियों की वो करण तपस्या लाया हेरा बिल्ला आल कर्म छोड़ मैं ऋषि की पदवी पाया ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया भाई सेवन पूजन भजन करे रे सेवन पूजन भजन करे नित्य ईश्वर के गुण गाए जन्मदात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्मदात का जोर चलाना हर कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े बताए भाई वशिष्ठ मुनि की माता ने श्री राम पटेल कराई विश्वामित्र की जात बता दी ने ऋषि की पदवी पाई हेरा ब्राह्मण वो कनीत कहा गया वो रावण अन्यायी भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई झूठे बेर सबरी दलनी के झूठे बेर सबरी दलनी के श्री रामचंद्र ने खाए जन्मदात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्मदात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े बताए हेर कालिदास गडरी का लड़का उसकी सुनो कहानी छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्यायानी हेर शिक्षा लागी वेदोत्तमा की विद्या पढ़नी खाई चार वेद छह शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी विक्रमादित्य के नौ रत्नों में विक्रमादित्य के नौ रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए जन्मदात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए कर्मों से होते वेदों ने फरमाए जन्मदात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए कर्म ही बड़े बताए लक्ष्मी चंदी से कर्म करेगा वैसा ये फल पाना नंदा नाई सदन का रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना गरीब घर में पैदा हो ये कल्याणा जलताना पर भक्ति करके बाहर उतर गए भक्ति करके बाहर उतर गए हो गए मन के खाए जन्म
भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी ऊंच नीच कर्मों से होते। प्रीतम भाई, और एक बात कर लें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और साथ में जिक्र करें कल के किसानवाणी कार्यक्रम का, तो कल कार्यक्रम में रहेगा पशुओं में दुग्ध जवार की समस्या और समाधान, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे चाइनीज़ कैबेज, ब्रोकोली और टमाटर और सब्जियों की बिजाई के बारे पे में। जी। तो विनोद भाई ये तो चर्चा कल करेंगे, और आज की जो चर्चा रह रही है वो भी करेंगे, लेकिन इस संदेश के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और प्रीतम भाई अब चर्चा करें पशु किसान क्रेडिट कार्ड की। और भाई जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का, उसी के तहत किसान कार्ड योजना भी शुरू करी गई है। इसका जो उद्देश्य है, हरियाणा की अगर बात करें तो लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 36 लाख दुधारू पशु हैं विनोद भाई जी। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1087 ग्राम है जी। और भाई कदे कदे अपनी जरूरत को पूरा करने खातर किसान ने अपने पशु बेचने भी पड़े हैं। बिल्कुल ठीक। कदे पशु बीमार भी हो जाए हैं, पैसा ना होने की वजह से, या कई बार डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध होता, इलाज नहीं मिल पाता, ऐसी कई ढाल की परेशानियां देखते हुए। अच्छा, दूसरी बात, गाय भैंस महंगी बहुत होगी भाई। बिल्कुल प्रीतम भाई। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी गई है। इसके तहत किसान भाई अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे और पशुपालन का जो व्यवसाय है उसमें वृद्धि होगी। यानी कि भैंसा पे लोन, जो देसी भाषा में कहते हैं, गाय भैंस पालन पे किसान भाई लोन ले सके हैं। और प्रीतम भाई जो पशु क्रेडिट कार्ड है उस योजना के लाभ कौन ले सके हैं, उसमें तो जो आवेदक है वो हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, साथ में उसके पास कोई ना कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जरूर हो, और पशुओं का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उसके पास जरूर हो, साथ में एक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और जिन पशुओं का बीमा करना है उन पर लोन मिलेगा, और लोन लेने के लिहाज से जो है सिविल ठीक होना चाहिए। हाँ, सिविल भाई कोई लेन देन पहले से खराब ना हो, जिनका बीमा है उससे पे लोन मिलेगा। बीमा जरूरी है। हरियाणा राज्य के जो भी किसान पशु
क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहे हैं नज़दीक की बैंक में जाके आवेदन कर सके हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने सारे कागज पूरे करके जाए भाई, जी। क्योंकि बैंक वाले फिर बार बार आपके चक्कर लगवाओगे, वो भी परेशान होंगे। अपने कागज पूरे कर लें। बिल्कुल भाई। भरने के बाद केवाईसी होगा आपका। आवेदन फार्म सत्यापन का जो है महीने के अंदर जो है पशु किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे कितनी लोन इसमें मिलेगा और कैसे। प्रीतम भाई, अगर लोन की बात करें तो पशु क्रेडिट योजना के तहत लगभग 1,60,000 रुपये जो है बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराया जा सके हैं जी। और साथ में इसके लाभ की बात करें तो इस योजना के लाभ में जो है इस योजना के अंतर्गत किसान भाई को लगभग 1,60,000 रुपये बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे लोन वो ले सके हैं। और जिन किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है वो किसान इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक में जो है डेबिट कार्ड की तरह भी कर सके हैं। जी। साथ में जो पशुपालक भाई हैं वो सभी बैंकों से 7% ब्याज पर साल के हिसाब से लोन उनको दिया जाएगा और साथ ही समय पे जो ब्याज देंगे तो उनको 4% ब्याज 4% लगेगा बस। हाँ, ब्याज सीधी 4% जी। लगेगा और ब्याज की जो राशि है उसका भुगतान 1 साल के अंतराल पर होना जरूरी है, तभी जो है उनको अगली जो है राशि किस्त की जिसको प्रदान की भाई जाएगी। अल्टा पल्टी का में देसी भाषा में करनी है। 4% ब्याज है जिसकी जरूरत है 1,60,000 से ज्यादा की। कुछ ना कुछ भाई उसके पास गिरवी रखने के लिए होना चाहिए, जी। तभी बैंक जो है लोन देंगे। और भाई भेड़ बकरी खातर भी ले सके हैं आदमी, सूअर रखने वाले को भी दे सके हैं, मुर्गी पालन खातर भी दे सके हैं। और भाई जो गायें पाल रहे हैं 40,783 रुपये जो है उसको है। और किसान के पास अगर भाई भैंस है तो भैंस महंगी है, 60,249 रुपये का ऋण प्रति भैंस उसको भी है। 6 बराबर किस्तों में ऋण दिया जाएगा। 1 साल के अंतराल पे जो है 4% ब्याज दर लगेगा। अपना ठीक ठाक उसमें लेन देन भाई राखियो जी। तो ये आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपने ली। अगर आप खेती पे भी पहले कोई वो चला रहे हैं तब भी भाई इसको ले सकते हैं, सस्ता है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और प्रीतम भाई, इसी के साथ भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा कार्यक्रम किसान वाणी यहीं तक, हमें इजाजत दो भाइयों। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।